हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी में। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की चौथी क्लास देखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है उसे रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत को भारतवर्ष कहाँ बोला गया है। तो भारत को भारतवर्ष पुराणों में बोला गया है। मैंने आपको बताया था कि भारत को भारतवर्ष पुराणों में बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उसमें सोम रस की बात कही गई है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे नया वेद कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है, क्योंकि ये सबसे बाद में आया तो ये सबसे नया वेद है। फिर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि सूत्र साहित्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो सूत्र साहित्य के नाम से वेदांग को जाना जाता है। वेदांग की संख्या 6 है, याद रखिएगा। चलिए आगे सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। फिर सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे पुरानी कानून की पुस्तक कौन सी है। तो मनुस्मृति जो है वो भारत की सबसे पुरानी कानून की पुस्तक है। फिर आठवां क्वेश्चन बोल रहा है त्रिपिटक के मतलब कि त्रिपिटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनका नाम बताना है। तो त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, विनय पिटक, फिर उसके बाद सुक्त पिटक, फिर उसके बाद अभिधम पिटक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और या चाणक्य भी है। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैन साहित्य के बारे में बताया था मैंने कि इसको आगम के नाम से जाना जाता है। इसके 12 पार्ट्स होते हैं तो इसे 12 अंगास भी बोलते हैं, 12 अंग। ओके, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं क्या पढ़ना है। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में उसे डिवाइड किया। फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में मैंने 3 पार्ट्स उसको घटनाओं के आधार पर बांटा, बताया कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट आते हैं घटनाओं के आधार पर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो वो घटनाओं के आधार पे थे। आज हम इसे स्क्रिप्ट के आधार पे बांटेंगे, जो अभिलेख मिले हैं लेखों के आधार पर इसे बांटते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ें आ जाती हैं अभिलेखों के आधार पे जब हम इसे बांटते हैं। तो अभिलेखों में देखिए पहला है यहाँ पे प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद है प्रोटो हिस्ट्री, फिर इसके बाद है हिस्टोरिकल एज। तो प्री हिस्ट्री को प्रागैतिहासिक काल भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिकल एज को ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल में ये याद करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पाषाण काल होता है वहाँ पे कुछ पत्थर मिले, ऐसे पत्थर या ऐसे कुछ पत्थर जो थे, तो मानो उन पत्थर से ही अपना औजार उसको बनाता था और फिर उसको यूज करता था जानवरों को मारने के लिए। तो उससे तरह तरह की चीज़ें वो करता था। तो यहाँ से यही चीज़ें मिली हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग प्रागैतिहासिक के बारे में बात करते हैं तो ये पाषाण युग में आता है। तो पाषाण युग को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसमें देखेंगे आगे। पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में पहला है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब इसे बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिले हैं पर हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। उदाहरण के तौर पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे तो लिखित साक्ष्य मिले हैं। कुछ ऐसे ऐसे चित्र बना देते थे पर उनका हमें मतलब नहीं पता है। तो हम बोलते हैं कि वहाँ की जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, तो उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं पर वहाँ पे लिखित एविडेंस मिले हैं। फिर अगर हिस्टोरिकल एज की बात की जाए तो हिस्टोरिकल एज में जो है यहाँ पे लिखित प्रमाण भी मिले हैं और हम इन्हें पढ़ भी पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वैदिक एज को समझ सकते हैं। तो आज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वैदिक एज पे ही रहेगा। हिस्टोरिकल एज में वैदिक एज आएगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले चलते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या है और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल से रिलेटेड है ये।
तो चलिए देख। तो प्री हिस्ट्री में मतलब प्राग ऐतिहासिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पाषाण काल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक मतलब कि पूरा पाषाण युग, फिर उसके बाद मीजोलिथिक मतलब कि मध्य पाषाण युग, फिर उसके बाद नियोलिथिक। तो मध्य पाषाण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण के बारे में। तो यहाँ पे जो मानव था वो हंटर और गैदरर था, मतलब वो शिकार करता था और फिर उसका संग्रहण करता था, फिर उसको यूज़ करता था। फिर यहाँ पे ये एक चीज़ और है कि यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, मतलब इन्होंने आग का आविष्कार किया। फिर अगर मीजोलिथिक में देखते हैं तो मीजोलिखित में ये है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पे बस मानव जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसे अगर कोई सीड गिरा फिर उससे वो बीज बने, ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है। फिर नियोलिथिक में आ जाते हैं नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ यहाँ पे। फिर यूज़ ऑफ फायर, यहाँ पे जो मानव था उसने फायर का यूज़ करना जान दिया, मतलब कि वो फायर पे कंट्रोल करना जान दिया कि आग को कैसे जलाते हैं, आग को कैसे बुझाते हैं, ये सब चीज़ें उसे पता चल गई। पैलियोलिथिक में मानव ने फायर के बारे में जाना कि फायर क्या है, मतलब कि इसका आविष्कार हुआ। लेकिन नियोलिथिक में इसको कंट्रोल करना जान गया कि इसका यूज़ कैसे होगा। फिर परमानेंट रेजिडेंस बना लिया वो, मतलब कि वो स्थायी निवास बना के रहने लगे, घर बना के। फिर उसके बाद है कि एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि ये लोग पशुपालन स्टार्ट कर देते हैं। तो पशुपालन से आप ये समझ सकते हैं कि पहला एनिमल जो था वो डॉग था, जिसे इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया जिसका। तो डॉग ऐसे कि पहले के जो मानव थे वो शिकार करते थे, तो जो भी फ्लैश बोन्स वगैरह रहते थे बच जाते थे तो वो बाहर डाल देते थे, तो कुत्ते आके खाने लगते थे। तो ऐसे ऐसे इन लोग की दोस्ती हो गई। कुत्ते को जब भी भूख लगती थी तो देखता था मानव है यहाँ पे, तो मानव के आसपास रहने लगे, तो इनकी दोस्ती हो गई। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पहला एनिमल था जिसे मानव ने डोमेस्टिकेशन किया, जिसका पशुपालन किया, तो वो डॉग था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हिस्टोरिकल एज स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये दुनिया का सबसे पुराना अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब शहरी सभ्यता है। ये 2400 से 1700 बीसी के दौरान था, और इसका एक्सपेंशन जो है, इसका विस्तार जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में है। फिर देखते हैं तीसरा बोल रहा है कि प्रोटो हिस्टोरिकल एज में आता है, मतलब कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर हम इन्हें पढ़ नहीं पाए, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। फिर ये जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो कॉपर और टिन से बने हुए जो धातु था जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसका बना हुआ धातु ये लोग यूज करते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे चौथा पॉइंट, तो यहाँ पे बोल रहा है इट वॉज अर्बन सिविलाइजेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ के जो मूल निवासी थे ये कौन थे। तो ये कहा जाता है कि द्रविड़ीय, मतलब जो भारत के मूल निवासी थे वो भी हो सकते हैं, और मेडिटेरियन, तो इन सब चीज़ों में विवाद है। आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे है इसका नामकरण, कि इसका क्या, इसको किस किस नाम से जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये देखेंगे, पहला नाम इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि दयाराम साहनी जी ने जब 1921 में इसकी खोज की थी रावी नदी के किनारे, अभी ये पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले जो शहर खोजा था उसका नाम था हड़प्पा, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक शहर को खोजा था। पाकिस्तान में भी है मोहनजोदड़ो। तो जैसे सपोज करते हैं कि ये सिंधु रिवर जा रहा है, तो सबसे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने यहाँ पे अगर मोहनजोदड़ो स्थान को खोजा, जो कि सिंधु नदी के पास था। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे कई यहाँ पे स्थल मिले सिंधु नदी के आसपास ही, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। फिर आगे देखते हैं इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता मतलब ब्रॉन्ज एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक ब्रॉन्ज आइडल की मूर्ति मिली है, मतलब कि एक नर्तकी जो है उसका कांस्य की मूर्ति मिली है, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। फिर चौथा ऑप्शन है कि मेलुहा। मेलुहा बोलते हैं इसे क्योंकि मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट जो है ईरान इराक के आसपास जो उस समय विकसित हुई थी, वहाँ के स्क्रिप्ट में इसे मेलुहा लिखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसीलिए इसे मेलुहा भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इन्हें इसे मेलुहा कहाँ बोला गया है, तो जो मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट है वहाँ पे इसे मेलुहा बोला गया है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया
कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह फैला हुआ था। तो अभी देख सकते हैं आप कि ये नॉर्थ में सबसे, इसका नॉर्थ वाला इलाका कौन सा है, सबसे साउथ वाला इलाका कौन सा है, सबसे ईस्ट वाला कौन सा है, वेस्ट वाला। तो नॉर्थ में देखेंगे कि नॉर्थ में जो इसका शहर मिला है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। और यहाँ से जो रिवर गुजरती है वो है चेनाब। तो ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी इलाका कौन सा है, तो आप बता देंगे कि मांडा सबसे उत्तरी इलाका है, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर साउथ में आते हैं, तो साउथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ में जो है वो दायमाबाद इलाका है। यहाँ पे महाराष्ट्र अहमदनगर के पास में, और यहाँ से जो रिवर गुजरती है वह है गोदावरी रिवर। फिर ईस्ट में देखते हैं अगर, तो ईस्ट में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में है, और यहाँ से जो रिवर गुजरती है उसका नाम है हिंडन। फिर वेस्ट में आते हैं, तो वेस्ट में देख सकते हैं कि सुतकांगे डोर जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले इलाके में है, और यहाँ से जो रिवर गुजरती है वो है दास्क रिवर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो इसको रिवीजन कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे था। तो आप सपोज करिए कि ये हमारा नॉर्थ वाला इलाका है ऊपर, और यहाँ नीचे साउथ है, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ईस्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो आलमगीरपुर है, और ये कहाँ पे है, यूपी में है, मेरठ में। और यहाँ पे कौन सी नदी है, तो यहाँ पे हिंडन नदी है। ओके, फिर जम्मू कश्मीर में अगर नॉर्थ में आते हैं, तो यहाँ पे है मांडा शहर, यहाँ पे मिला है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे जो रिवर है वो है चेनाब। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि साउथ में क्या है, तो साउथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दायमाबाद महाराष्ट्र में मिला है, और यहाँ पे जो रिवर गुजरती है वो है गोदावरी रिवर। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा इलाका है, तो यहाँ पे पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले इलाके में सुतकांगे डोर मिला है, और यहाँ से जो रिवर गुजरती है वो है दास्क रिवर। ओके, ये आपके रिवीजन के लिए था। तो एक्सपांसन के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। कैरेक्टरिस्टिक जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी बात आप ये याद रखिएगा कि ये जो था वो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मतलब मात्र सत्तात्मक समाज था। और इसका एक्सपेंशन जो था इंडिया पाकिस्तान वाले इलाके में था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। तो अर्बन सिविलाइजेशन कैसे है ये सब आगे हम पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शहर थे वो ग्रिड पद्धति पे बने थे। ग्रिड मतलब ये होता है ऐसे नेट जैसा कुछ होगा। सपोज करते हैं कि यहाँ से रोड गई है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे घर बने होते थे। ओके, तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होगा। और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे कुछ लैंप पोस्ट जैसे भी चीज़ें मिली हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ये सबसे पुराना दुनिया का अर्बन सिविलाइजेशन है। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि ये प्रोटो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट था, क्योंकि यहाँ से जो स्क्रिप्ट मिली है वो लिखित तो है पर हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, इसीलिए आधे ऐतिहासिक काल में आते हैं। फिर ब्रॉन्ज एज की बात की जाए कि इसे क्यों ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ब्रॉन्ज एज तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है एक ब्रॉन्ज की। फिर यहाँ पे नेचर क्या है इसका, तो सॉरी, ये लोग जो थे वो नेचर के वर्शिपर थे, मतलब कि नेचर की पूजा करते थे। ये कैसे पता चलता है, तो यहाँ से ये सन की पूजा करते थे। और ये बात कैसे पता चलती है, तो यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। तो अभी हम लोग जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसका किस लिए उपयोग करते हैं, तो सूर्य का पूजा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय के लोग जो थे वो नेचर वर्शिपर थे। ये ट्री की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे वो नेचर के वर्शिपर थे। फिर चौथा बोल रहा है कि ये लोग ट्रेड करते थे, तो ट्रेड के लिए ये लोग सील मतलब मोहर का उपयोग करते थे, और बार्टर सिस्टम का भी उपयोग करते थे, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली का भी उपयोग करते थे। वस्तु विनिमय मतलब हो गया कि मान लीजिए कि मेरे पास अभी पेन है पर मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, और आपके पास पेंसिल है पर आपको पेन की ज़रूरत है। तो हम दोनों मैंने आपको पेन दे दिया और आपने मुझे पेंसिल दे दिया, तो ये चीज़ें बोलती हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर ये लोग जो थे वो चीप रेजिडेंस थे, द्रविडियन थे या मेडिटेरियन थे, इन सब चीज़ों में अभी विवाद है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे मेजर साइट्स कौन कौन से मिले हैं। तो मेजर साइट्स में हम लोग पहले देखेंगे
कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे मेजर साइट्स मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पाकिस्तान की मेजर साइट्स पढ़ने के बाद हम लोग इंडिया की मेजर साइट्स को पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो पहले चलिए देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साइट्स मिले। तो पहला साइट यहाँ से जो मिला वो है हड़प्पा, जिसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। आप इसे याद रखिए, ये पहला शहर है जिसकी खोज 1921 में की गई। ये कहाँ पे स्थित है, तो मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे से जो एविडेंस मिले हैं वो मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, अभी जो मैंने आपको ऊपर पिक दिखाया। फिर यहाँ पे जो है हॉर्न ए बुल एनिमल का सील मिला है यहाँ से। और दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो शहर भी है। तो अगर दूसरे शहर की बात की जाए कि दूसरा कौन सा शहर यहाँ पे मिला है, तो दूसरा शहर है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से जो रिवर जाती है वो है इंडस रिवर। तो मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग अलग से देखेंगे यहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं। जैसे हमने हड़प्पा में देखा कि यहाँ से मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है और एक वन हॉर्न बुल का भी ऐसे मिला है कि आपने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो तो वहाँ पे दिखाता है ऐसा है कुछ एक एनिमल दिखाता है जिसको ऐसे एक सींग रहता है, तो ऐसा वहाँ पे बुल मिला है। और चहुंदड़ो एक शहर मिला है जो कि चहुंदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार जी ने की थी। सिंध डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है ये। और यहाँ से एविडेंस ये मिला है कि यहाँ से मनके का कारखाना मिला है। तो याद रखिएगा कि कहाँ से मोती का कारखाना मिला, तो वो है चहुंदड़ो पाकिस्तान में। ओके, तो अब देखते हैं कि कहाँ से मोहनजोदड़ो में क्या क्या सामान मिला। तो सबसे पहले यहाँ से ग्रेट गेंडी मतलब कि बृहद अन्नागार मिला है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रेट बात है कि ग्रेट ग्रेंडी है। ग्रेट ग्रेंडी मतलब बृहद स्नानागार ही सबसे बड़ी बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ से मिली है वो है ग्रेट बाथ बृहद स्नानागार। ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे स्विमिंग पूल जैसे लाइक स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे। ये बहुत ही व्यवस्थित था, यहाँ से पानी कैसे आएगा इसमें और यहाँ से पानी निकालने की कैसे व्यवस्था की गई है। अगल बगल यहाँ पे चेंजिंग रूम बने थे, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था थी। फिर यहाँ से बियर्डेड प्रिस्ट की भी एक मूर्ति मिली है, मतलब कि दाढ़ी वाले पुजारी की एक सील मिली है। फिर सील देखेंगे यहाँ पे तो पशुपतिनाथ जी की भी सील मिली है। तो पशुपतिनाथ जो है वो कोई नहीं, इन्हें आदि शिव बोला गया कि ये जो सील मिली ये शिव से रिजेंबल थी। अभी जो हम लोग गॉड शिव की पूजा करते हैं तो उनसे रिलेटेड इसे माना गया। तो ये भी मानते हैं कि उस समय भी शिव की पूजा की जाती थी और ये जो है जो शिव का सबसे पुराना रूप है। फिर यहाँ से देखेंगे कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी मिला है मोहनजोदड़ो से ही। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है, पूछता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं आपकी मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिली। तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला और बृहद अन्नागार मिला जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। फिर यहाँ से एक दाढ़ी वाले पुजारी की भी मूर्ति मिलती है और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है ब्रॉन्ज स्कल्पचर एक नर्तकी का। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।